बैठिए, कैसे हैं आप लोग? बुरा हाल है। नमस्ते भी। तो आज तो 4 दिन का दूसरा दिन है ना, जो पानी नहीं बना हुआ। दीपक कहाँ गया? पानी तो कल, आज आप लोग करते क्या हो यार ये? ऐसा करो, सुनो, दीपक से बोलो कि वो वाला पानी रखवाए लाके। हाँ, 20 लीटर गैलन लाए ना, 4 5 6 गैलन, या तो बाहर रखवाओ। कौन? बुलाओ, अभी जाके बोलो। पीयूष जी, इसके ठीक बाद में वो जो बॉटल आता है ना, गैलन, 5 6 7 मंगा के रखो, जब तक यहाँ बन नहीं पा रहा है ना। और हाँ जी, नहीं वो ठीक है, वो अच्छी वो लग जाएगा, लेकिन तब तक के लिए 5 6 गैलन पानी उधर लगवाओ। और ताला क्यों मारते हो जी? मारेंगे, उलट जाओगे। चलिए, ठीक है, अभी मंगवा रहे हैं हम। आज 4 दिन का कौन सा दिन है? दूसरा है ना, तो कल तीसरा और परसों चौथा है। चलिए, परसों अगर हिमालय ना मिला मुझे तो समझ लेंगे ये लोग, है ना। चलिए, क्या आज खान सर? अच्छा अच्छा, चलिए, तो आओ फिर जल्दी पढ़ लिया जाए, है ना। हाँ, ठीक। अच्छा अच्छा, गर्मी, मैं भी तो इसी में हूं ना, ये भी ध्यान दो। ऐसा कुछ नहीं, चलिए। आप क्लास 10:30 से दिया था, हाँ चल जाता है थोड़ा बहुत आगे पीछे। चलिए, तो हम लोग कल बातचीत कर रहे थे बहुत सारी बीमारियों के बारे में, जिनमें से हमने देखा था कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक और हार्ट फेल के बारे में देख लिया था। ध्यान देना, एक और बीमारी इससे जुड़ी हुई है जिसे हम जानते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम के तौर पर। तो लिखिएगा अगली हेडिंग, लिखिएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। एक हेडिंग डाल दीजिएगा, अब बैठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। ब्लू बेबी सिंड्रोम, एक हेडिंग डाल दीजिएगा। कल हमने शायद हेडिंग डलवाई थी ना, हाँ ठीक है। लिखिएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। इधर जनसंख्या कम दिख रही है, अच्छा गर्मी के कारण उधर। हाँ चलो ठीक है, बस एक दिन और सह लो, आज और कल। परसों चौथा दिन है ना। हाँ, तो परसों अगर एसी ना चली तो मैं उसके अंदर एंट्री ना करूंगा। हाँ, नहीं, अब मैं ना करूंगा तो आप क्यों करोगे? है क्या चीज? हाँ मतलब उससे हो सकता है मैं सीधे पहले से खड़ा रहूं, एंट्री ना करूंगा मैं। चलिए, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल पक्का चल जाएगा। हाँ ठीक है, एक उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है, हम और आप दोनों उसी पे टिके रहे तो अच्छी बात है। चलिए, तो ध्यान देना, ये ब्लूबेरी सिंड्रोम वास्तव में हमने कहा था कल कि डिजीज वर्सेस सिंड्रोम थोड़ा ढूंढ के आना। क्या आपने ढूंढा था? कुछ मिला था? तो वही बात शायद दिखी होगी कि सिंड्रोम क्या है, बहुत सारे सिम्टम्स को मिला करके क्या बन रहा है, सिंड्रोम बन रहा है। और रीजन पहले कुछ और बनता है, उसके बाद जाके फिर जो मुख्य तौर पर दिखता है वो सिंड्रोम पता चलता है। बीमारी डायरेक्ट रीजन के तौर पर हमें सामने दिख जाती है। खैर, ध्यान देना, जब हम मां के गर्भ में होते हैं, यानी कि एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट फेज में क्रॉस कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो हार्ट है इसके साथ एक स्पेशल कंडीशन बन रही होती है। और वो कंडीशन ये है कि जो ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है,
इनके बीच में एक होल होता है, यहां पर देखेंगे तो इनके बीच में एक होल पाया जाता है इस तरह से, और इसे हम बोलते हैं फेरामेन ओवेल। क्या बोलते हैं? फेरामेन ओवेल के तौर पर जानते हैं। और ये जो फेरामेन ओवेल है ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड को मिक्स कर देता है। भाई यहां पर कैसा ब्लड है? CO2 प्लस ब्लड है, और इस वाले हिस्से में O2 प्लस ब्लड है। तो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट फेज में ये फेरामेन ओवल ओपन होता है और दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो रहे थे, बट वो चूंकि मां के देख रेख में हो रहा है कार्यक्रम उसका डेवलपमेंट, तो वो नॉर्मल प्रक्रिया होती है। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होगा तो जन्म के मोटे मोटे 5 से 6 दिन तक यह अगर फेरामेन ओवेल नहीं ठीक हुआ तो मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। और मुश्किलें यही शुरू होती हैं कि ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ने लगता है। और आपको पता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम सुना होगा, और जब CO2 का लेवल बढ़ेगा तो O2 का लेवल अपने आप से डाउन हो जाएगा। जब डाउन हो जाएगा तो बच्चे में बड़े सिम्टम्स आते हैं। पहली बात तो ज्यादा आवाज, रोना शुरू कर देगा, मतलब भयंकर क्राइंग टाइप की व्यवस्था उत्पन्न करेगा। दूसरा, उसके होंठ और पैर की जो हथेलियां और तालू हैं ये ब्लू कलर में कन्वर्ट होंगे ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है ब्लू बेबी सिंड्रोम की, जो कि एक तरीके से हार्ट स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है। इसके अलावा भी और कई सारे कारण हैं। एक होता है मेथमोग्लोबिन और एक होता है हीमोग्लोबिन। तो ध्यान देना, ये तो समझ में आया कि हार्ट स्ट्रक्चर में क्या समस्या आ रही है। एक छिद्र है जिसको हमने कहा फेरामोन। आपने सुना होगा बच्चा पैदा हुआ दिल में छेद है, तो बेसिकली दिल में छेद हर किसी में होता है, ऐसा नया नहीं है। कुछ लोगों का कुछ सिम्टम धीरे धीरे भर, जैसे यहाँ पे देखिए तालू रहता है तो ये धीरे धीरे 1 साल में भर जाता है, गड्ढा रहता है ना, वैसे हार्ट में ये जो फेरामेन ओवल है वो समय के साथ अपने आप क्लोज हो जाएगा। कुछ में क्लोज नहीं होता, कई सारे कारण बनते हैं उसके। तो क्लोज नहीं होगा तो जाके ये सिम्टम्स बनेगा कि बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ेगा और O2 का लेवल घट जाएगा। एक और केमिकल होता है, इसे बोलते हैं मेथमोग्लोबिन। वास्तव में मेथमोग्लोबिन एग्जैक्टली सेम है जैसे होता है क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो लोहा है ये प्लस प्लस है, इसे हम फेरस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फेरस। लेकिन जो मेथमोग्लोबिन है इसका जो सेंटर एलिमेंट है वो Fe प्लस 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 होता है, यानी कि 3+, और इसे कहते हैं फेरिक। क्या बोलेंगे? फेरिक। तो यही अंतर आ जाता है। हीमोग्लोबिन अगर है तो ये कैरी करेगा किसका? ऑक्सीजन का। इसका सबसे बड़ा रीजन है Fe2+। जब तक Fe2+ या फेरस रहेगा तब तक ये मामला फिट बैठता है। जैसे ही बॉडी में क्या बन जाएगा? मेथमोग्लोबिन बन जाएगा, और ये तभी बनता है जब छिद्र लंबे समय तक बना रह जाएगा या CO2 का प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ता जाता है। ऐसी स्थिति में अब ये ऑक्सीजन कैरिंग लगभग खत्म कर देगा या बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है। इसलिए इस तरह से ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो सीधी सी बात है, मेथमोग्लोबिन बना तो वो हीमोग्लोबिन की तरह काम नहीं करेगा। हीमोग्लोबिन की तरह काम ना करना कहलाता है एनीमिया। नाम तो सुना है ना, हीमोग्लोबिन अगर डाउन पड़ेगा तो एनीमिया होगा। तो सेम सिम्टम्स तब दिखने लगता है बॉडी में जब क्या बन जाता है? मेथमोग्लोबिन बन जाता है। और मेथमोग्लोबिन में हम एक सब जोड़ दें, क्या? एनीमिया। तो हो जाएगा मेथमोग्लोबिन एनीमिया। और मेथमोग्लोबिन एनीमिया को भी एक बीमारी के तौर पर जानते हैं जो सिम्टम्स है ब्लू बेबी सिंड्रोम का। क्लियर हुआ? तो पहला सिम्टम्स फेरामोन ओवल का, दूसरा रीजन बॉडी में क्या बन गया? मेथमोग्लोबिन बना। और जब मेथमोग्लोबिन बना तो क्या क्या ला दिया बॉडी में? एनेमिक कंडीशन ला दी, जिसे हमने कहा मेथमोग्लोबिनी एनीमिया। अब इसके बाद एक और रीजन बनता है, अगर किसी इलाके में NO3 नेगेटिव का पॉल्यूशन हो गया है, यानी कि उस एरिया के पानी में ज्यादा मात्रा में क्या भर गया? यूरिया। ऐसा लगभग देखा जाता है, जो बहुत ज्यादा कृषि विस्तारक क्षेत्र है जहां पर
धान गेहूं आदि की खेती होती है, वो मैक्सिमम यूज क्या कर लेते हैं, यानी यूरिया इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये यूरिया बह के जाती है हमारे जो वाटर रिजर्वायर है, यानी कि जलाशयों में। अब जब जलाशयों में जाएंगे तो सीधी सी बात है कि इससे जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है, जानते हैं ना ये। अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो हमारे बहुत सारे गांव में जो हैंड पंप है वो बड़ा नॉर्मल होते हैं, उनको बस सीधे ऐसे खट 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 करके बाहर पानी निकाल लेते हैं। एक देसी हैंड पंप है और एक तो इंडिया मार्क का हैंड पंप होता है। तो इंडिया मार्क का हैंड पंप भी अब बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए सरकार जल जीवन मिशन की चर्चा कर रही है और आपके गांव गांव में टंकी बना रही है पानी की, और हर घर नल और हर घर जल की बात कर रही है। क्योंकि अब वो बात देखो, डब्ल्यूएचओ तो डंडा किया ही है ना हमारे खोपड़ी पर, भारत सरकार तो रोज पूछता है कि पानी कहां तक पहुंचा, तो कहते हैं हर जगह पहुंच रहा है, क्योंकि ये मानक है। अगर हम हर घर नल नहीं पहुंचाएंगे तो हमारी गणना वही होगी जैसे सोमालिया और माली की होती है, वही हालात हमारी है। मतलब लोग हंसते हैं, हाँ अभी भारत के गांवों में पानी कहां से भर, कुएं से भरा जाता है, अभी भी ऐसी हालात है। कारण कि पानी बहुत अमूल्य चीज है हमारे लिए। भारत में, यूरोप वगैरह में मतलब बहुत शानदार पानी लोग पीते हैं, हमारे यहाँ ही ये पानी का बोतल बिकता है, उनके यहाँ पानी का बोतल वगैरह उतना शानदार बिकता नहीं, उनका पानी ऑलरेडी ठीक है। सरकारें ही जिम्मेदार है पानी को साफ करने के लिए, और सही और स्वादिष्ट और मिनरल पानी देने के लिए सरकार जिम्मेदार होती है। यहाँ सरकार जिम्मेदार तो है लेकिन जिम्मेदार है भी नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार हर घर नल जल की योजना पर काम कर रही है, धीरे धीरे कर रही है। अब इससे हमारे गांव में स्वच्छ पानी पहुंचेगा और वो मिनरल वाटर होगा और सही होगा, है ना, ऐसा हम मान के चलते हैं। और आपको भी यही मानना है, लिखना यही है ना, और सबको बताना भी यही है कि सरकार सही काम कर रही है ना। तो ये कहानी अपने भारत की है। हमको आपको लगता है कि ठीक है, क्योंकि हमें कभी मिला ही नहीं है ये चीज। तो यही कहानी है कि जिस इलाके में नाइट्रेट का पोल्यूशन होगा वहां पर भी बॉडी में नाइट्रेट के रिएक्शन के कारण ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। और फिर ऐसे बच्चों में जो कि 1 से लेकर 3 साल के बच्चे हैं, इनमें भी वही सिम्टम्स दिखता है जो कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का है, बीबीएस का। तो 3 रीजन बना ब्लू बेबी सिंड्रोम का। एक तो हार्ट स्ट्रक्चर का बना, और उसी की वजह से बॉडी में क्या बढ़ा, मेथमोग्लोबिन बढ़ा। और एक रीजन क्या बन गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बन गया। क्लियर हुआ। तो अपनी कॉपी में एक छोटा सा दिल बना करके छेद कर देना, फिर आगे बढ़ते हैं, और लिख देना ये फेरामन ओवल है। मतलब छोटा सा दिल बना लो, नहीं तो ऐसे गोल वाला दिल बना लो और ऐसे 4 खाने में बांट दिया करो। जल्दबाजी वाला दिल ये है, यही तो है। 2 अलिंद नीचे नील है, वो समझ नहीं, वो जो बनाता है गांव वाला वो जानता है, लेकिन ये 4 खाना कर दे तो और अच्छा हो जाए, ऐसे करके क्या कर दे। तो ये तो बहुत अच्छा नोटेशन हो गया ना। हाँ जो भी है। फेरामन ओबल। फेरामेन ओबल, ये एफ ओ रहता है, एफ ओ कलर। फेरामेन ओबल, फेरामेन ओबल लिखिएगा, बन गया। देखिए, फेरामेन ओबल इज अ होल बिटवीन, फेरामेन ओबल इज अ होल बिटवीन, फेरामेन ओबल इज अ होल बिटवीन, इज अ होल बिटवीन right and left, between right and left atrium, foramen oval between, foramen oval is a hole between right and left atrium। अब लिखना शुरू कर दीजिएगा। देखिए, फेरामन ओबल, दाहिने और बाएं अलिंद के बीच एक छिद्र है, दाहिने और बाएं अलिंद के बीच एक छिद्र है, दाहिने और बाएं अलिंद के बीच एक छिद्र है। दाहिने और बाएं अलिंद के बीच मौजूद एक छिद्र है। सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर
जन्म के कुछ दिनों बाद यह स्वतः बंद हो जाता है। सामान्य तौर पर जन्म के कुछ दिनों बाद यह स्वतः बंद हो जाता है। लिखिए जनरली फेरोमोन ओबल क्लोज्ड नेचुरली, generally pheromone ovule closed naturally after few days of birth, after few days of birth, but in some conditions, but in some conditions, but in some conditions FO may not close, but in some conditions FO मतलब pheromone ovule may not close, but in some conditions FO या फेरामोन ओबल में नॉट क्लोज। अब वो कंडीशन बहुत सारी है, पूछिएगा नहीं, लिखिएगा परंतु कुछ कारणों से, परंतु कुछ कारणों से फेरामोन ओबल बंद नहीं होता, परंतु कुछ कारणों से फेरामोन ओबल बंद नहीं होता, कुछ कारणों से फेरामोन ओबल बंद नहीं होता, फेरामोन ओबल में नॉट क्लोज, फेरामोन ओबल बंद नहीं होता। अब आगे बढ़ाना, और इस प्रकार, नई लाइंस लिखिएगा, और इस प्रकार शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त आपस में मिक्स होने लगते हैं। इस प्रकार शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिक्स होने लगते हैं, शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिक्स होने लगते हैं, तथा रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम होने लगती है, तथा रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। अंग्रेजी में लिखिएगा, एंड द बे प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, एंड द बे प्योर एंड इम्प्योर ब्लड स्टार्ट मिक्सिंग, एंड द बे pure and impure blood start mixing, and the bay pure and impure blood start mixing, and start mixing, the blood oxygen level is decreased, due to the blood oxygen level is decreased, due to the blood oxygen level is decreased, due to the blood oxygen level is decreased, and this condition is called blue baby syndrome, and this condition is called blue baby syndrome, this condition is called blue baby syndrome। तो सिम्टम्स लिख दीजिएगा, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे इनिशियल पेज पर। तो पहला सिम्टम्स है ऑक्सीजन लेवल का कम होना, ऑक्सीजन की मात्रा का कम होना। लिखिएगा सिम्टम्स में ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस होता है, कम होता है। आप वही तो हिंदी में बोले, ऑक्सीजन की मात्रा कम होना। इससे पहले वाला लिखिए, इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। यही तो बोले थे इससे पहले, और इससे पहले बोले। हाँ चलिए, यहां से समझा करो, सेंटेंस खुद भी बना सकते हो, है ना। मेन तो यही है ना कि मैंने कहा क्या कि ये यहां पर ये बताया कि ये ओबल अगर नहीं भरेगा तो O2 CO2 मिक्स होंगे और रिड्यूस क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन की तुलना में CO2 ज्यादा रिएक्शन करता है प्लाज्मा से, और कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो 200 से 250-300 गुना तक ज्यादा टाइम से रिएक्शन कर बैठेगी, फिर तो पागल ही कर देगी उस बच्चे को, है ना। तो लिखिएगा पहला सिम्टम्स ऑक्सीजन लेवल कम है। दूसरा लिखिएगा, वो लिखिए होंठ, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं होंठ को? अच्छा अच्छा कितना जल्दी बोल दिया है ना। चलिए लिखिए, हाँ वही मैं सुनना चाह रहा था। हाँ लिखिएगा, लिप्स एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी टर्न इनटू ब्लू कलर, लिप्स एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी टर्न इनटू ब्लू कलर। होंठ और शरीर के अन्य अंग नीले पड़ जाते हैं, होंठ और शरीर के अन्य अंग नीले पड़ जाते हैं, होंठ और शरीर के अन्य अंग नीले पड़ जाते हैं। और एक और है, बहुत तीव्र दर्द होता है। लिखिएगा, हाँ सीवियर पेन बोलते हैं, सीवियर पेन, बहुत ज्यादा दर्द होगा बच्चे में, बॉडी में तेज दर्द होगा, सीवियर पेन,
बच्चे में बहुत ज्यादा दर्द होता है या सीवियर पेन होता है। बच्चे में बहुत ज्यादा दर्द होगा या सीवियर पेन होगा। अब नीचे एक नोट डाल दीजिएगा। लिखिए मेथेमोग्लोबिन, हम लोग यहां पे आ गए इस पेज पर। लिखिएगा मेथेमोग्लोबिन, लिखिएगा मेथेमोग्लोबिन। हाँ, नोट में डालिएगा मेथेमोग्लोबिन एक प्रकार का, मेथेमोग्लोबिन एक प्रकार का रंजक यौगिक है। मेथेमोग्लोबिन, मेथेमोग्लोबिन, मेथेमोग्लोबिन एक प्रकार का रंजक यौगिक है। METH बीच में ई भी जोड़ में मेथे हो जाएगा। मेथेमोग्लोबिन एक प्रकार का रंजक यौगिक है। मेथेमोग्लोबिन एक प्रकार का रंजक यौगिक है जो कि हीमोग्लोबिन के समान ही है, जो कि हीमोग्लोबिन के समान ही है, जो कि हीमोग्लोबिन के समान ही है। अब अंग्रेजी में लिखिएगा मेथेमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट कंपाउंड, मेथेमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट कंपाउंड, मेथेमोग्लोबिन is a pigment compound which is like as a hemoglobin, which is like as a hemoglobin, which is like as a hemoglobin, but there is some difference between them, but there is some difference between them। और डिफरेंस क्या है? Fe2++ और Fe3++। बट लिखिए परंतु इन दोनों में कुछ अंतर है, परंतु इन दोनों में कुछ अंतर है, इन दोनों में कुछ अंतर है। और अंतर अपनी कॉपी में भी ये बना लेना जो मैंने बना रखा है। मेथेमोग्लोबिन में क्या है? फेरिक है Fe3++, और हीमोग्लोबिन में क्या है? Fe2++। ये बनाना नीचे कॉपी में, यही बेसिक अंतर है इनमें। इसमें लोहा होने के नाते मेटल प्रोटीन कहते हैं, चाहे वो हीमोग्लोबिन हो या मेथेमोग्लोबिन। चूंकि लोहा है अंदर में और ग्लोबिन नामक प्रोटीन है, ये तो पढ़ा है ना आपने। तो सवाल अगर कभी पूछे कि मेटल प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्लड में होते हैं, है ना। लोहा हमारा 75% जो आयरन है वो हमारे ब्लड में है। लगभग 4 ग्राम लोहा होता है शरीर में, यानी कि 1 कील के बराबर लोहा बॉडी में मौजूद है। तो अगर पूरा लोहा निकाल लिया जाए शरीर से तो उसे एक शानदार खीला बनाया जा सकता है, जिसको खूंटी में गाड़ा जा सकता है, दीवार में गाड़ के उसे कुछ टांगा जा सकता है। और सारा लोहा 75 कितना है बॉडी में है, और खास करके RBC में मौजूद है। ये इसका सैचुरेशन लेवल है। तो ये बन गया क्या? बना लिया दोनों लोगों ने? नीचे स्टार बना के लिखिएगा। लिखिए मेथेमोग्लोबिन कैन नॉट बाइंड ऑक्सीजन। मेथेमोग्लोबिन, थोड़ा हिंदी वाले भी अंग्रेजी में लिख लिया करो, ये कैन नॉट वगैरह जाना करो। कैन मतलब होता है सकता, है ना, सकना। और कैन कुड होता है, जानते हो ना। हाँ, वाज वेयर होता है, इज एम आर होता है ना, हैव हैज होता है, विल वुड होता है, ये सब जानते हो ना। हाँ, एक दिन कक्षा 10 वाला ट्रांसलेशन पढ़ लो। हमारे एक मास्टर साहब थे, तो हम ट्रांसलेशन पढ़ने गए उनके यहाँ कक्षा 9 में। कक्षा 9 जानते हो? हाँ, क्लास 9 को कक्षा 9 कहते हैं, हिंदी माध्यम से पढ़े हैं तो ठीक है। मैं BSc करने गया, 7-8 महीना समझ ना पाया कि ये पढ़ा कहाँ से रहा है। इधर से हिंदी पढ़ के गए यूपी बोर्ड से, एकदम प्योर वाला। वहां BSc में सब अंग्रेजी हो जाता है। BHU से पढ़ रहा था, तो उधर मतलब एडमिशन करा लिया था मई जून जुलाई में, और दिसंबर महीना तक खाली जाके ऐसे हुक्का मुंह बना के बैठते थे। ये आए आए करते थे। है एसी चल नहीं, एसी नहीं था वहां। वो तो अपने आप बहुत ठंडा माहौल है बनारस का, तो वहां पे इतना पेड़ है कि शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में उतना दिखता है। बड़ा शानदार माहौल, उनको एसी की आवश्यकता ही नहीं है। दिसंबर जनवरी तक हम यह डर रहे थे कि लिखना तो अंग्रेजी में है, इसका लिखेंगे कैसे। लेकिन जब लिखने बैठ गए तो इज IMR लगाते लगाते क्रॉस कर गए। शुरुआत में ऐसी था, कुछ समझे ना है कहाँ हुआ।
तो हमने खाली कक्षा 9-10 में ट्रांसलेशन एक मास्टर साहब से ट्यूशन किया, तो जहां हम जाते वहीं हमारी बहन भी जाती थी पढ़ने। हम कक्षा 9 में थे, वो 2-3 में पढ़ती थी, और सब क्लास वो पढ़ाते थे, ऐसे ही पूरा दिन भर पढ़ाते थे। तो वो जाते तो यही कहते कि रमेश घर जाता है तो और संगीता बाजार जाती है, 2 दे देते। मतलब नहीं, वहां से नहीं आए, वो तो बाद में आए, एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो कहते कि इसका इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, मतलब रमेश घर नहीं जाता है। क्या रमेश घर जाता है? रमेश घर क्यों जाता है? अब 1 का 5 बनता है ना, तो ऐसे 10 बोल देते और कहते कि 10 का 5 बनाओ, तो हम भैंस लगा के आ रहे हैं। अब वो चले जाए खेत, हम बैठ के 50 ठो बनाए, भैंस वैंस ला के बांध के आए, पुण्य हो गया। हाँ साहब हो गया। अच्छा, ऐसा करते करते वो मान के चलो कि 7 महीना में टेंस खत्म किए हमारा। प्रेजेंट, पास्ट, वो जो फ्यूचर व्यूचर है सब एकदम 9-7 एक दिन अपने घर आके हम बता दिए कि पढ़ाते नहीं सही से, बस जब जब कहो तो भैंस लगाने चले जाते हैं। तो हमारी बहन भी तो सुन रही थी, वो जब पहुंची स्कूल में तो पूछ रही कि हमारे भैया पढ़ाते क्यों नहीं हो? घर घर बता रहे थे आप भैंस लगाते हो। अब मास्टर साहब गुस्सा हो गए। हम पहुंचे तो बुलाए, क्या बताए हो घर में? हम के मीठा मीठा, हम तो अच्छा बताए हैं, बुरा क्या है? मार्केट खराब मत खुद कर। तो ये वाली हाल है। वो बच्ची छोटी थी तो उसको पता नहीं था क्या बताना है क्या नहीं बताना है, तो वो जाके सीधे ही बता दी। घर वाले बता रहे थे कि पढ़ाते नहीं हो, भैंस लगाने जाते हो। तो फिर बुलाया, बहुत डांटा हमें, कह रहा है तुमको हम निकाल देंगे यहाँ से, हमारी बदौलत टेंस समझ रहे हो, नहीं तो तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। हाँ मतलब ठीक है, वो अच्छा काम किया, उनकी बदौलत हम सीख लिए, है ना। 7 महीना काफी समय लगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक लगा। फिर वहीं से मैं सीखा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। है ना, वर्षा होने से पहले खेत सूख चुका था, है ना। ऐसा पहले ही सब हो जाता है। चले बीपीएससी पेपर होने से पहले सिलेबस खत्म नहीं हो चुका था। खत्म हो चुका था, है ना। बीपीएससी पेपर से पहले सिलेबस खत्म हो चुका था। चलिए, तो ये बन गए। लिखिएगा, मेथमोग्लोबिन कैन नॉट बाइंड ऑक्सीजन। मेथमोग्लोबिन कैन नॉट बाइंड ऑक्सीजन। मेथमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर सकता या बंध नहीं बना सकता। मेथमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बंध नहीं बना सकता। एंड excess मेथमोग्लोबिन, excess amount of मेथमोग्लोबिन and excess amount of मेथमोग्लोबिन causes मेथमोग्लोबिनेमिया, causes मेथमोग्लोबिनेमिया। excess amount of मेथमोग्लोबिन causes, excess amount of मेथमोग्लोबिन causes मेथमोग्लोबिनेमिया। ऐसे लिख देना, मेथमोग्लोबिनेमिया। 2 शब्द है ना, GLOBI, उसके बाद क्या जोड़ देना? एनीमिया, मेथमोग्लोबिनेमिया। तो क्लियर हो गया ना। तो इंग्लिश में लिखिएगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ मेथमोग्लोबिन causes मेथमोग्लोबिनेमिया, और हिंदी में से लिख दीजिएगा, मेथमोग्लोबिनेमिया। अधिक मात्रा का मेथमोग्लोबिन क्या बनाएगा? मेथमोग्लोबिनेमिया बना देगा। क्लियर हो गया? अब तो नहीं बोलोगे? यही सवाल पूछा था, ध्यान देना। यूपीपीसीएस ने सवाल पूछा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो वहां पर विकल्प में था NO3 और दूसरा विकल्प था मेथमोग्लोबिन के कारण। तो उत्तर उन्होंने, जो आयोग ने माना, वो NO3 नहीं माना, उन्होंने क्या माना? मेथमोग्लोबिन माना। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि ये जो NO3 है ये सेकेंडरी है, प्राइमरी कौन है? मेथमोग्लोबिन है। और मेथमोग्लोबिन तभी होगा जब क्या हो जाएगा बॉडी में? फेरामोन ओबल बन जाएगा लंबे समय तक। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का प्राइमरी सिचुएशन मेथमोग्लोबिन है और सेकेंडरी क्या हो जाएगा? NO3। तो ये भी नोट डाल दीजिएगा
देखिएगा, विथ नाइट्रेट पोल्यूशन, विथ नाइट्रेट पोल्यूशन, विथ नाइट्रेट पोल्यूशन, विथ नाइट्रेट पोल्यूशन, blue baby syndrome also appear in child. With nitrate pollution, blue baby syndrome also appear in child. देखिएगा, नाइट्रेट प्रदूषण के कारण भी, नाइट्रेट प्रदूषण के कारण भी, नाइट्रेट प्रदूषण के कारण भी बच्चों में, नाइट्रेट प्रदूषण के कारण भी बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम के लक्षण दिखते हैं। नाइट्रेट पोल्यूशन के कारण भी बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम के लक्षण दिखते हैं। और यह भी मैथमोग्लोबिनेमिया का द्वितीयक लक्षण है। और यह भी मैथमोग्लोबिनेमिया का द्वितीयक लक्षण है, सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ द मैथमोग्लोबिनेमिया, सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ द मैथमोग्लोबिनेमिया, secondary symptoms of the मैथमोग्लोबिनेमिया, secondary symptoms of the मैथमोग्लोबिनेमिया, secondary symptoms of the मैथमोग्लोबिनेमिया। इसका एक ही काम है कि जब बॉडी में NO3 बढ़ेगा तो ये HB को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको मारने की कोशिश करता है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाएगा। तो ये भी एक क्या है, मैथमोग्लोबिनेमिया है। तो नीचे बना लेना कि नाइट्रेट अगर बढ़ेगा बॉडी में तो हीमोग्लोबिन की मात्रा या हीमोग्लोबिन खराब हो जाता है। इतना खतरनाक पोल्यूशन है ये। और यहां पर डाल देना ब्रैकेट में कि कैसा पोल्यूशन है ये, H2O, वाटर पोल्यूशन है। ऐसे नीचे बनाते रहा करो, लिखने के अलावा खूब ग्राफ बनाओ, रीजन बाद में यही समझने में आता है। NO3 एक्सेस होगा मींस वाटर पोल्यूशन होगा, तो डिस्ट्रॉइंग हीमोग्लोबिन एंड द डिस्ट्रॉइंग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेवल इज डिक्रीजिंग। बन गया सबका, समझ में आ रहा है ना? तो अब क्लियर हो गया कि 3-4 रीजन क्यों बना बॉडी में। सबसे मेन रीजन क्या था, फेरोमोन ओबल का ना बनना या ना उसको फिलअप ना होना। इसके बाद एक और जांच प्रक्रिया है हमारे पास जिसका नाम है एंजियोग्राफी। लिखिएगा हेडिंग, एंजियोग्राफी। हाँ, तेजी से लिखना शुरू कीजिएगा, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी ये तो आपने सुना देखा ही होगा कि जब कहीं ब्लॉकेज है उसका पता लगाने के लिए हम क्या हुआ, बेसिकली एंजियोग्राफी इज एक्सरे टेक्नोलॉजी, नथिंग एल्स, कुछ नया नहीं है ये। बस हम एक ऐसा एक्सरे करते हैं जो बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट, एक्यूरेट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। स्पेशली ये जो हमारा जांघ के नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर हम एक छोटा सा होल करते हैं और यहाँ से हम कैथेटर डालते हैं, और कैथेटर डाल करके फिर हम, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये कैथेटर डाल के फिर सीधे हार्ट के जरिए प्रवेश कराते हैं, और मौका मिलता है तो हम इसे ब्रेन तक ले जाते हैं। यानी कि ब्रेन की ब्लॉकेज कहीं भी हो उसका पता लगाने के लिए, या हार्ट में कहीं ब्लॉकेज है तो उसका पता लगाने के लिए एक प्रकार की मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि चित्र बनाने की तकनीकी है, जिसका एक ही काम है कि ब्लॉकेज को डिटेक्ट करना और आवश्यकता पड़ने पर वहां पर मेडिसिन प्रोवाइड भी करवाना। यानी कि एंजियोग्राफी के जरिए हम एंजियोप्लास्टी नामक एक व्यवस्था करते हैं। एंजियोप्लास्टी से हम किसी भी ब्लॉकेज को बड़ा कर लेते हैं या ब्लॉकेज को ठीक करने का काम करते हैं। और एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी लगभग एक साथ होती है। यदि डॉक्टर एंजियोग्राफी कर रहा है, उसे लगेगा कि ब्लॉकेज ज्यादा है, तो वो तत्काल क्या कर देगा, एंजियोप्लास्टी कर देगा, वहीं पर रुकेगा नहीं, कारण कि एक ही होल से दोनों हो जाते हैं, तो बार बार होल करने से क्या मतलब। तो इसलिए वो मरीज के तीमारदारों से लिखा लेता है। तीमारदार मतलब जो साथ में रिश्तेदार जाते हैं उनको क्या कहा जाता है,
तीमारदार कहते हैं। तो मरीज के तीमारदारों से लिखा लेगा कि भाई अगर इन्हें रिंग या छल्ला पड़ना है तो डाल सकते हैं। तो वो तो भाई घबराया हुआ है कि अगर एक नहीं 7 डालो, हमसे क्या मतलब, जिंदा कर दो इनको। तो वो फिर उसी समय एंजियोप्लास्टी हो जाएगा। जहां पर एंजियोप्लास्टी होता है उसे हम कैथ लैब कहते हैं। कैथेटर डाला जा रहा ना, तो उसे हम कैथ लैब के नाम से जानेंगे। यही तमाम बातें समझनी है। तो लिखिएगा, एंजियोग्राफी एक प्रकार की मेडिकल मेडिकल चित्रण प्रक्रिया है। मेडिकल चित्रण प्रक्रिया, चित्रण, फोटोग्राफ। एंजियोग्राफी इज अ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। एंजियोग्राफी इज अ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इमेज बनाता है ये। एंजियोग्राफी इज अ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी used in the inside of blood vessels, used in the inside of blood vessels are lumen। lumen याद है? lumen, बीच वाला हिस्सा क्या कहता है? lumen। used in inside of the blood vessels are lumen, used in inside of the blood vessels are lumen and detect, used in inside of the blood vessels are lumen and detect blood clot, हिंदी में लिखिएगा, इसे रक्त नलिकाओं या ल्यूमेन के अंदर उपयोग किया जाता है। इसे रक्त नलिकाओं या ल्यूमेन के अंदर उपयोग किया जाता है और रक्त के थक्के, इसे रक्त नलिकाओं या ल्यूमेन के अंदर उपयोग किया जाता है और रक्त के थक्के या ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है। रक्त के थक्के या ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है। डिटेक्ट ब्लड क्लॉट और ब्लॉकेज जोड़ लीजिएगा। डिटेक्ट ब्लड क्लॉट और ब्लॉकेज, डिटेक्ट ब्लड क्लॉट और ब्लॉकेज। इसे, हाँ हिंदी में लिखिएगा, इसे रक्त नलिकाओं या ल्यूमेन में उपयोग किया जाता है जिससे ब्लड क्लॉट या ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है। जिससे ब्लड क्लॉट या ब्लॉकेज का पता लगाया जैसे देखिएगा यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ब्लॉकेज है। कारण है तो ये रक्त नलिका, लेकिन इसी में वसा का जमाव हो गया है। अब डॉक्टर ये ब्लॉकेज अपने किसी लैपटॉप या किसी कंप्यूटर पर देख रहा होता है दूर से बैठ के। बड़ी शानदार प्रक्रिया है ये। आज तो इसी में एडवांस आ गया, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी आ गया है, DSA। तो आपको सलाह यही है कि किसी की एंजियोग्राफी करानी है तो डॉक्टर को एक बार सलाह दीजिए कि हम एग्जैक्ट एंजियोग्राफी नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं? डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी चाहते हैं, जो कि कम से कम एंजियोग्राफी का रेट तो 10,000 के समथिंग है। मतलब वो तो कुछ भी ले सकता है। आप जानेगा ऐसे, हे डॉक्टर साहब हम मरीज ठीक कर दो, तो कहेगा लाओ 20,000। एग्जैक्ट बात करोगे पढ़े लिखे की तरह, वो नहीं लेगा। दो तरह के लोग होते हैं ना, एक बोलते हैं डॉक्टर, एक बोलते हैं डॉक्टर। अब डॉक्टर बोलोगे तो समझिए कैसे हो। स्मार्टली आप उससे सीधे कभी भी हॉस्पिटल जाओ तो नॉर्मल से बात ही ना करो, सीधे बोलो कि प्रबंधक कौन है, उससे मुझे मिलाओ, कहां पे हो, मैनेजमेंट कहां है इसका। जब आप एक शब्द बोलो उसको, मैनेजमेंट से मिलाओ, तो समझ जाएगा। जैसे यहां पे आप किससे मिलते हो? दीपक शक्तिमान है वो मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम है। अरे नहीं, बहुत प्यारा लड़का है, मतलब इतना प्यारा है वो कि मेरी कल रात में पेन खत्म हो गई लिखते लिखते, और मैंने 11 बजे उसे फोन किया, भाई कलम ना है और बिना कलम के काम चलेगा नहीं। आमतौर पर पटना 11 बजे बंद हो जाता है दुकानें। भाई अच्छा ठीक है, 11 बजे पटना जगमग जगमग करता रहता है, ठीक है ना। आप जहां खुश रहो, 11 बजे पटना सोता नहीं है, 11 बजे पटना जगमगाता रहता है। तो वो 11 बजे रात, जो कि बहुत रात नहीं थी, आप जिसमें खुश रहो, मैं क्या कर सकता हूं। जाके बेचारा पेन लेके आया है ना, तो काफी मदद करते हैं दीपक। और ही इज डेडिकेटेड फॉर टीचर, है ना, फुली डेडिकेटेड है। और जब मैं बेहतर रहूंगा तो रहन दो, कोई नहीं बजा रहा है ना, क्या ही मेजोरिटी है, रह दो भैया, क्या परेशान हो, ये ना बजा रहे, ये ना बजा रहे, बगल बैठे हैं, है ना। चलिए।
घर वालों ने मना किया है ना। ये 10% वाले में से हैं। 90% लोग ताली बजाने आते हैं और 10% लोग ताली बजवाने आते हैं, है ना। और हमारे नेटवर्क में जुड़ जाओ, 3 लोग को जोड़ो, कल से पैसा आना शुरू हो जाएगा, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग जानते हो ना। हाँ। और हमारे सेमिनार में, सोनू सर के सेमिनार में जरूर आना, वो जीवन जीने की बात सिखाएंगे, है ना। है? और सेवल लेवल सबके निकलेंगे, पता है। मैं बल्लभगढ़ से बिलोंग करता हूं। ठीक है, चलिए। तो क्या भैया, हाँ, और मारे कनवा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलिए। तो नीचे क्या लिखा आपने? हाँ ठीक, नीचे एक नोट डाल लीजिएगा, लिखिएगा ए स्पेशल गाइड वायर, ए स्पेशल गाइड वायर या कैथेटर, लिखिएगा नोट में, नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा ए स्पेशल गाइड वायर, ए स्पेशल गाइड वायर और कैथेटर, ए स्पेशल गाइड वायर और कैथेटर used in angiography, a special guide wire और कैथेटर used in angiography, एंजियोग्राफी में विशेष गाइड वायर, वायर मतलब तार है ना भैया, या कैथेटर का उपयोग किया जाता है, विशेष गाइड वायर या कैथेटर का उपयोग किया जाता है, विशेष गाइड वायर या कैथेटर का उपयोग किया जाता है, जो कि एक्सरे तकनीकी पर आधारित है, which is based on एक्सरे टेक्नोलॉजी, जो कि एक्सरे तकनीकी पर आधारित है, which is based on एक्सरे टेक्नोलॉजी, which is based on एक्सरे टेक्नोलॉजी। देखिएगा, एक विशेष गाइड वायर, स्पेशल गाइड वायर और कैथेटर यूज्ड इन एंजियोग्राफी, which is based on एक्सरे टेक्नोलॉजी, which is based on एक्सरे टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक और नोट डाल लीजिएगा, लिखिएगा वर्तमान में क्या हुआ, जो कि एक्सरे तकनीकी पर आधारित है, जो कि क्या भैया, पहले वाला फिर से देखो, एक विशेष गाइड वायर अथवा, भाई सुन लो, हल्ला ना करो, कोई और व्यक्तिगत समस्या है तो बताओ, सामूहिक के लिए मत हल्ला करो। एक विशेष गाइड वायर या कैथेटर का उपयोग किया जाता है, जो कि किस तकनीक पर, एक्सरे तकनीकी पर आधारित है। अब इतना नहीं लिख पा रहे हो तो बाद में लिख देना, आगे बढ़िए। अब ध्यान देना कि जैसा होता है क्या ना, बहुत ध्यान से सुना करो, ये साइंस है, आम तो है नहीं। आप जो विषय पढ़ रहे हो ये ऐसी विषय नहीं कि आप हल्के में लेके निकल लोगे, बहुत सीरियस। वो मैं नहीं रहता सीरियस, बात अलग है, लेकिन आप रहा करो, है ना। मैं ना रहूं, मेरे ना रहने का रीजन है कि मैं, अगर मैं सीरियस हो गया तो फिर ये जो आप बैठ रहे हो, आधे लोग बैठोगे, आधा निकल जाओगे, है ना। तो आधा तो लोग इसलिए बैठता है कि हंसने को मिल जाता है, यहां से जाके थोड़ा सा जीवन ऐसे ही बहुत दुखों से भरा हुआ है। नहीं, मार्केट क्या खराब करोगे, है ना। मार्केट तो मतलब आप तो हो ही, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम अगर ईमानदार रहेंगे तो नहीं खराब होगी। अगला एक बार देखेगा और समझेगा कि यार इंसान ईमानदार है। बेईमानी करेंगे तो कितना आप हमारी मार्केट बनाओगे, सीधी सी बात है ना। बहुत अगर हम नहीं पढ़ाएंगे और आपसे कहेंगे भैया मार्केट बनाना, तो आप कैसे बना सकते हो। तभी हम बेहतर काम करेंगे, तभी आप जाके बोलोगे, वो तो स्वतः बोल दोगे, लेकिन अच्छा बनाना है ना। बाकी सीरम होता क्या है मुझे नहीं पता है। याद है ना, ठीक। सीरम क्या है? पूछते हैं, अब बताना जरा, रुको, सीरम क्या है? व्हाट इज सीरम, ये बताना पड़ेगा। चलिए कल पता करके। चलिए ठीक है, ध्यान देना। आजकल एक नया एंजियोग्राफी है जिसे हम डीएसए या डिजिटल सब्सट्रैक्शन, लिखिएगा, देखिए वर्तमान में, हाँ नोट में एक और नोट लिखिएगा, वर्तमान में डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी ज्यादा आधुनिक है। वर्तमान में
डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, लिखिएगा नाउअडेज डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, नाउअडेज डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी इज मोर फेमस। वर्तमान में डीएसए या डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी ज्यादा प्रसिद्ध है। डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी ज्यादा प्रसिद्ध है। डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी ज्यादा प्रसिद्ध है। डीएसए ब्रैकेट कर देना, क्या लिखेगा? डीएसए ज्यादा प्रसिद्ध है। ये एक लैब है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैथ लैब कहते हैं। तो खैर लिखिएगा हेडिंग एंजियोप्लास्टी, एक हेडिंग डाल लीजिएगा। हाँ, हेडिंग होगी एंजियोप्लास्टी। अब एंजियोग्राफी के बाद हम क्या कराएंगे? एंजियोप्लास्टी। अगर हमें मिल गया कि ब्लॉकेज है तो डॉक्टर कहे क्या किया जाए? एंजियोप्लास्टी। लिखिएगा हेडिंग एंजियोप्लास्टी। लिखिएगा द प्रोसीजर ऑफ, लिखिएगा हेडिंग हो गया ना, लिखिए द प्रोसीजर ऑफ इंप्रूव ब्लड फ्लो इन कोरोनरी आर्टरी, द प्रोसीजर ऑफ इंप्रूव blood flow in coronary artery, the procedure of blood flow in, the procedure of improve blood flow in coronary artery is known as angioplasty. Coronary artery is known as angioplasty, is known as angioplasty। हिंदी में लिखिएगा, लिखिए कोरोनरी धमनियों में रक्त बहाव को बढ़ाने की प्रक्रिया, कोरोनरी धमनियों में रक्त बहाव को बढ़ाने की प्रक्रिया, कोरोनरी धमनियों में रक्त बहाव को बढ़ाने की प्रक्रिया एंजियो, रक्त बहाव ब्लड फ्लो, रक्त बहाव को बढ़ाने की प्रक्रिया एंजियोप्लास्टी कहलाती है। रक्त बहाव को बढ़ाने की प्रक्रिया एंजियोप्लास्टी कहलाती है, एंजियोप्लास्टी कहलाती है। आगे बढ़ाना या नोट लिखिएगा, लिखिए इन या एंजियोप्लास्टी, ऐसे लिखिए एंजियोप्लास्टी एक्सपैंड द नैरो, एंजियोप्लास्टी एक्सपैंड द नैरो ब्लड वाल्स, ब्लड वेसल्स वॉल, एंजियोप्लास्टी एक्सपैंड द नैरो ब्लड वेसल्स वॉल, एंजियोप्लास्टी एक्सपैंड द नैरो ब्लड वेसल्स वॉल, narrow blood vessels wall with narrow blood vessels wall with the help of catheter। नाम याद है ना कैथेटर का? with the help of catheter, with the help of catheter or balloon, or balloon catheter, with the help of catheter, और लिखिएगा balloon catheter, with the help of catheter और बैलून कैथेटर, और एक होता है मेटल स्टंट और मेटल स्टंट्स। ये सारे हमारे इक्विपमेंट्स हैं। विद द हेल्प ऑफ कैथेटर और बैलून कैथेटर और मेटल स्टंट, STENTS। अब हिंदी में लिखिएगा, देखिए एंजियोप्लास्टी के दौरान, एंजियोप्लास्टी के दौरान 3 नाम लिख लिया ना अंग्रेजी में, क्या क्या लिखा आपने? कैथेटर, बलून कैथेटर और मेटल स्टंट, STENTS। अब हिंदी में लिखिएगा एंजियोप्लास्टी के दौरान सकरी रक्त नलिकाओं को फैलाया जाता है। एंजियोप्लास्टी के दौरान सकरी रक्त नलिकाओं को फैलाया जाता है, सकरी रक्त नलिकाओं को फैलाया जाता है। एंजियोप्लास्टी के दौरान सकरी रक्त नलिकाओं को फैलाया जाता है और इसके लिए कैथेटर, इसके लिए कैथेटर, बैलून कैथेटर, इसके लिए कैथेटर, बैलून कैथेटर तथा मेटल स्टंट, इसी को आम भाषा में हम रिंग या छल्ला कहते हैं, अथवा मेटल स्टंट या रिंग अथवा छल्ला का उपयोग किया जाता है। मेटल स्टंट, रिंग अथवा छल्ले का उपयोग किया जाता है।
मेटल स्टंट रिंग या छल्ले का उपयोग किया जाता है। मेटल स्टंट रिंग या छल्ले का उपयोग किया जाता है। अब ध्यान देना भाई, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन खराब करो आप लोग, हमारा बार बार ध्यान आपकी तरफ जा रहा है समझाने को छोड़ करके, गलत तरीका है। कहीं नहीं आ रहा खड़े होके हमें रोको और मैं दोबारा बोल के आगे बढ़ूंगा। ये जो भुनभुनाने की आवाज है इधर से क्यों नहीं आती, आपसे ही क्यों आ रही है? किसी को दिक्कत है तत्काल खड़े हो जाओ और रोको, मैं बिल्कुल रुक करके बता के आगे बढ़ूंगा। ये भुनभुनाने की आवाज बंद करो, बहुत बैड हैबिट है। ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज है और यहां पर ब्लॉकेज है। तो हम ध्यान देना, पहले इस्तेमाल होता था नॉर्मल कैथेटर एंड बैलून कैथेटर। नॉर्मल कैथेटर और बलून कैथेटर में खतरा यह होता था कि बहुत फास्ट वर्क करना पड़ता था। कारण कि अगर इसमें हम बलून कैथेटर डाल देंगे तो डालने के बाद हम हवा से इसको फुला देते थे ऐसे, और फुला करके इधर और इधर दबाव देते थे और दबाव दे के इसको फैला देते। यानी कि जो जमा हुआ रूप है, यानी कि जो ये कोलेस्ट्रॉल का जमाव है, ये वैसे का वैसा रहता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस खाली हम क्या कर रहे हैं, ये नली फैला रहे हैं, एक्सपेंड द नैरो ब्लड वेसल्स, लेकिन हम टच नहीं कर रहे हैं किसको, कोलेस्ट्रॉल या फैट समथिंग समथिंग जो ब्लॉकेज है उसको हम सही नहीं करते हैं। लेकिन होता क्या था कि इस दौरान जो ब्लड का फ्लो होता था वो स्टॉप, कि भाई बबल फैलेगा, तो बबल फैलेगा तो पूरा क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, और ज्यादा ब्लॉक कर देगा। तो कई बार ऐसा करने में पैरालिसिस होने का डर होता था, झटके आ जाते थे उस व्यक्ति को। तो अब एक तरीका निकाल लिया गया कि इसका इस्तेमाल अब हम ज्यादा नहीं करते हैं, सस्ता भी है तो लोग नहीं करता है इसको। अब एक तरीका आ गया कि जहां हम जमाव रख रहे हैं जिस आर्टरीज पर, वहां हम एक स्टंट डालते हैं। और चूंकि ये मेटल स्टंट है और ये लाई के नेट स्ट्रक्चर, कैसा है, नेट स्ट्रक्चर की तरह है, और ये भी सेम वर्क कर रहा है, फैला रहा है। लेकिन इसके बीच में देखिए तो बीच में होल है, तो जो नेट स्ट्रक्चर होने के नाते इसमें अब ब्लड का फ्लो आसानी से हो जाता है। यानी कि ये अगर स्टंट या छल्ला पड़ा भी है तब भी उस आर्टरी से ब्लड का फ्लो रेगुलर रहेगा, उसमें कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा, टूट रुकेगा नहीं। अब ऐसी स्थिति में उस मरीज को जिसका एंजियोप्लास्टी हो रहा है उसको खतरा नहीं है, और उसका जो नैरो ब्लड वेसल्स उसको क्या कर दिया गया, फैला दिया गया, और स्टंट कई बार रख दिया जाता है, कई बार निकाल लिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि 2 4 10 साल तक ये फैला ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत फैला के निकल आए तो 2 4 साल दवा के माध्यम से खतरा टाल दिया जाता है। अब ये नहीं होगा तो आगे तरीके बहुत सारे हैं। तो वर्तमान में ये ज्यादा रेवलेंस में है और ये अब आउटडेट हो चुका है, तो हम ज्यादा इस्तेमाल किसका कर रहे हैं, स्टंट का कर रहे हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहले इसका रेट सरकार बहुत महंगा रखी थी, अभी तो ये 9-10 हजार में आता है। हालांकि आप प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 20-25 हजार रुपए तक ले रहे हैं, और वो एक डालते हैं 3 बताते हैं। जैसे एक पंचर हुआ और साइकिल छोड़ के चले गए, लौट के आए, भैया क्या पंचर था, अरे कहाँ दौड़ाए थे इसको, कांटम दौड़ाते थे का, नहीं मैं तो बहुत संभाल के चलता, कहीं 3 पंचर निकला है, और एकदम पूरा टाइट हवा भर के खड़ी कर दिया साइकिल। तो या तो आप करो कि भैया हमारा हवा खोलो, फिर से खोल के ट्यूब दिखाओ, ऐसा करोगे तो कहेगा 10 रुपया ज्यादा लेंगे। तो इससे अच्छा है कि लो 3 पंचर पैसा ले लो। तो वही हाल डॉक्टर करता है, अंदर जाने देता नहीं, कहता है हाँ ऑपरेशन चल रहा है अंदर बाहर। अब जो तीमारदार से झांक रहा है ऐसे, उससे बात करो डॉक्टर सीधे जाके कि हमारा एक आदमी ड्यूरिंग ऑपरेशन यहां रहेगा तभी ऑपरेशन कराएंगे, नहीं तो हम कहीं और करा लेंगे। हम डर जाते हैं डॉक्टर के पास, खासकर आप तो ना डरना, आप तो पढ़े लिखे हो, तो जाके उससे डायरेक्ट बात करो डॉक्टर से, प्रबंधक से, कि हम ऑपरेशन कराएंगे लेकिन एक आदमी हमारा या मैं ऑपरेशन के दौरान आपके सभी नियम कानून मानते हुए यहाँ पे खड़ा रहूंगा। यानी आपका जो सारा पर्दा पहन के खड़ा रहेंगे हम, नीला पीला गुलाबी। वो बात अलग है कोई हमें डॉक्टर समझ के कैंची पकड़ा दे वहां पे और हम काटना शुरू कर दें, है ना, मिस्टर बीन ऐसा कर दिए थे, देखा आपने। खैर, तो ऐसा नहीं, आप उन्हें बोलिए, कई बार ऐसा होता है, खतरा पैदा करते हैं। आजकल तो वीडियोग्राफी भी अवेलेबल कराना शुरू कर दिए हैं बहुत से हॉस्पिटल, कि फुली ऑपरेशन की वीडियोग्राफी में आपको देंगे, जिससे कि बीच हो बहुत सारे मिस हैपनिंग हुई हैं, कैंची छोड़ दिया या दवाई दिया पूरी, आधी डाला आधी रख लिया, बेच दिया बाहर जाके,
दवाई आप ओरिजिनल दिए, लोकल डाल दिया, ये बहुत सारे ऑपरेशन में समस्याएं हैं। तो ये ध्यान रखो कि जब आप डॉक्टर के पास जाओ, ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो ना, ये आपका उत्थान हो रहा है जीवन का। समझ रहे हो कि हमें करना क्या है इन फ्यूचर, क्योंकि सबको हार्ट अटैक आएगा। नहीं आएगा तो ऐसा मैं मान के चलता हूं, लेकिन आ जाए तो क्या करोगे भाई, आएगा ही आएगा, ऐसा जीवन शैली हमारी है, खराब है। जब आप अधिकारी बन जाओगे तो आपका पेट वोट और बड़ा हो जाएगा, आपके अधिकारी बनने के बाद आप ऐसे हो जाओगे। है ना? ये हालात पैदा होगी, तो ये हालात पैदा होगी, एक ठो डंडा लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे लगाने के लिए, है ना? किस एक चपरासी रखोगे आप कि साहब साहब रुको रुको आ रहे हैं। किंग साहब का पेट बहुत बड़ा है, संभालना पड़ता है ना? तो ये हालात पैदा होगी, तो फिर दिल क्या कहेगा कि मैं ना धड़कूंगा, है ना, चाहे जो हो जाए। अब बहुत हुआ कहानी इनकी। तो खैर, ये समझ में आया कि स्टैंड क्या है और हमें किस तरह से उन्हें डील करना है। अभी वर्तमान में इसका रेट सरकारी दरों पर 9,000 रुपए में मिल रहा है, जो कि हमारे जो संसद है हमारी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास करके कानून बना दिया है, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिया है कि कोई भी अस्पताल वाला इससे ज्यादा रुपया नहीं लेगा, नहीं तो 1 साल का जेल है उसके मालिक को। वो बात अलग है, वो ले रहा है ना? ये देख रहे हो, ये वही फिगर है जो मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने क्या कर दिया है, होल कर रखा है। तो नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा एंजियोप्लास्टी लैब नोन एज कैथ लैब। एंजियोप्लास्टी लैब नोन एज कैथ लैब। एंजियोप्लास्टी की प्रयोगशाला को कैथ लैब कहा जाता है। एंजियोप्लास्टी की प्रयोगशाला को एंजियोप्लास्टी की प्रयोगशाला को एंजियोप्लास्टी की प्रयोगशाला को कैथ लैब कहा जाता है। एंजियोप्लास्टी की प्रयोगशाला को कैथ लैब कहा जाता है। एंजियोप्लास्टी की प्रयोगशाला को कैथ लैब कहा जाता है। अब किसी को अगर जीने की बहुत इच्छा है, एंजियोप्लास्टी से काम नहीं चल रहा है, तो हमारे पास एक तरीका है, हार्ट की बाईपास सर्जरी। लिखिएगा हेडिंग, हार्ट बाईपास सर्जरी। जीने की इच्छाएं हैं तो तरीके हजार हैं। देखिएगा, हार्ट बाईपास सर्जरी, हृदय का बाईपास सर्जरी। लिखिएगा हार्ट बाईपास सर्जरी, हाँ, हृदय की बाईपास सर्जरी। तो सबसे खास बात यह है, खान सर आएंगे? हाँ आएंगे भाई, कलसिया तो हमारी चलने दो, 1 बजे तक चलाएंगे हम, तो उसी दौरान आ जाएंगे। नहीं, कैसे आ जाएंगे 11:30 बजे? कौन बोल दिया था? मारे कनवा लाल हो जाएगा इनका, हम, है ना? चलिए 12:30 बजे आएंगे, है ना? अब इतना क्यों पढ़ाई करो, आएंगे तो सुन लेना, है ना? गर्मी छुट्टी के चक्कर में हो ना? नहीं सुन लो, देखो मैं जाने दूंगा तभी तो जाओगे, ध्यान देना। ये बाईपास सर्जरी इसलिए ज्यादा सक्सेस है कि इसमें उसी मरीज का नस या सिरा काट लिया था जिसको बाईपास करानी होती है, इसलिए घर वाले कहते हैं हाँ हाँ कर दो। अगर गलती से ये हो ना हो कि घर वालों को कोई सिरा काटे या नस काटे, हाँ कहेंगे, सोचेंगे अभी आज दवाई देके छुट्टी दे दो, उसके बाद क्या करेंगे, पैसा इकट्ठा करके आएंगे, जबकि सारा खेल पैसे का नहीं है, उनको नस इकट्ठा करनी है, कोई काटने देता नहीं है। तो उसी मरीज का हम 2 हिस्सा काटते हैं, या तो पैर के पास ये वाला हिस्सा है, या तो हाथ के पास। तो एक धमनी है, यानी आर्टरीज जिसे बोलते हैं, रेडियल आर्टरीज, आप देखेंगे तो यहां पर रेडियल आर्टरीज को ऐड किया गया है। और एक यहां पर वेन से सिरा है, जिसे हम बोलते हैं स्फेनस। क्या बोलते हैं? स्फेनस वेन्स बोलते हैं। या तो रेडियल आर्टरी काटते हैं, वो डॉक्टर बताएगा क्या आवश्यकता है, उसी मरीज की काटते हैं, और काट करके जहां पर ज्यादा मोर ब्लॉकेज है वहां पर हम ऊपर ऊपर से बाईपास कर देते हैं। जैसे मान के चलो अब यहां से यहां तक जगह जगह पे ब्लॉकेज बना हुआ है, तो कितना हम एंजियोप्लास्टी करेंगे, पागल हो जाएंगे छला लगाते लगाते। ब्लॉकेज है मतलब अल्ट्रा ब्लॉकेज कर दिया, तो वो कहते हैं कि इधर से बंद करो और इधर से बंद करो, यहीं से एक बाईपास कर लेते हैं, ऐसे निकाल देंगे। जैसे बाईपास रोड होता है, तो इधर ब्लॉकेज को बंद कर दिया,
और यह धमनियां काट के ले जाके ऐसे जोड़ दिया गया और बाहर बाहर खून निकाल दिया गया शानदार तरीके से। तो ये है भाई बाईपास सर्जरी। तो इसमें छल्ला पड़ने वाला जो पैसा था वो बच गया और डॉक्टर ने एक नॉर्मल ऑपरेशन किया, ऐसे खोल देते हैं बीच से और खोल के एकदम सिकंजा कसा देते हैं। ये पे इनका पूरा मशीन होता है, एकदम खुला रहता है बहुत देर तक और खोल वोल के खुला ऑपरेशन कर देते हैं और उसके बाद यहां से यहां तक बांध देते हैं। और जिसका बाईपास है उसका एक ही काम है, रिश्तेदार आएगा कहे खोलो देखें, यही करता रहता है। कहता कहां हुआ ऑपरेशन, कहेंगे रुको यार शर्ट पहना दिए हैं। तो वो करता क्या कि वो चैन वाला पहन लेता है कि रोज अभी आएंगे देखने वाले, तो इससे अच्छे मरे चौए। लो देखो हनुमान जी बैठे इसी के राम भगवान बैठे हैं, हम फाड़ के चीना। तो ये बड़ी समस्या है। पथरी है तो पथरी दिखाओ, घर गांव वाले करते हैं कहां हुआ पथरी। तो वो क्या किया कि प्लेट में एक में बिस्कुट ला रहा है, एक में पथरी ला रहा है। यही है कहना बहुत बड़ी पथरी। एक्सरा हो गया, लाओ एक्सरा देखे। जानता कुछ नहीं, उल्टा पकड़ा। मतलब लिखा है रमेश तो लिखा है मरेश, है रमेश का उल्टा हो गया। ऐसे देख रहा यहीं पे है कहीं, मतलब लेके लौटा हूं मैं एक्सरे। भैंस चरा रहा है, कहां गए थे, पैर टूट गया, एक्सरा उक्सरा हुआ, हाँ लाओ निकालो। दवाई लेके आयो, हाँ लाओ। ऐसे खन खन आवाज आ रही, कहीं गैस की है, ले जाओ। बजेगी क्या है, गैस की है पक्का लिख दे हम। गोल गोल नीली नीली है बुखार, लंबी है हल्का पीली है एंटीबायोटिक। उनका पूरा सिर फिट है मुद्दा। हम अपने पागल बने हैं, इतनी देर से पढ़ लिख रहे हैं हमने। ऐसी कहानी है, वो बंगाली सीख चुके हैं सारा। तो लिखिएगा, लिखिए जब जब ज्यादा ब्लॉकेज हो जाता है, लिखिएगा जब ज्यादा ब्लॉकेज हो जाता है, लिखिएगा जब ज्यादा ब्लॉकेज हो जाता है, लिखिएगा ड्यू टू एक्सेस ब्लॉकेज इन आर्टरीज, जब ज्यादा ब्लॉकेज हो जाता है, ड्यू टू एक्सेस ब्लॉकेज इन आर्टरीज, देन हार्ट बाईपास सर्जरी इज रिक्वायर्ड, देन हार्ट बाईपास सर्जरी इज रिक्वायर्ड। लेकिन तब हृदय की बाईपास सर्जरी की आवश्यकता होती है, तब हृदय की बाईपास सर्जरी की आवश्यकता होती है। तब हृदय की बाईपास सर्जरी की आवश्यकता होती है, तब हृदय की बाईपास सर्जरी की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी लिखिएगा, इट क्रिएट अ न्यू पाथ, इट क्रिएट अ न्यू पाथ फॉर ब्लड फ्लो, इट क्रिएट अ न्यू पाथ फॉर ब्लड फ्लो, इट क्रिएट न्यू पाथ फॉर ब्लड फ्लो पैरेलल टू आर्टरीज, पैरेलल टू arteries, it create a new path for blood flow parallel to arteries। लिखिए यह धमनियों के समानांतर, यह धमनियों के देख रहे हैं ना चित्र में, धमनियों के समानांतर एक नया रास्ता बना देता है। नहीं नहीं, यह फिर जोड़ना बहुत बवाल हो जाएगा ना, उसको वहीं छोड़ दिया जाता है। ऐसे छोड़ दिया जाएगा, 10-20 साल बाद जब जहर फैलेगा तब मर जाएगा इंसान। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। चांस नहीं बनते, दवाएं दी जाती है ना। फिर जिसका बाईपास हो गया उसको जीवन भर दवा खाना है, संभालते हैं। इन्फेक्शन का डर रहता है वहां पे। जैसे ब्रेन में ऐसा भी होता है, ब्रेन में कहीं भी अगर है ग्लू वगैरह डाला जाता है तो उसको वहीं रोक लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, इससे उधर जाना ही नहीं है। तो यही तरीका। अभी अपना मेडिकल सेक्टर बहुत पीछे है, बस खाली जुगाड़ पे चल रहा है पूरा का पूरा। हाँ पूरे विश्व का यही कहानी है। अपना मतलब वर्ड की बात हम कर रहे हैं, बहुत जुगाड़ पे चल रहा है। अभी देखे ना किडनी वाला मर गया परसों, सुअर वाली किडनी था। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। लिखिएगा हिंदी में, लिखिएगा इसके पैरेलल में क्या हो जाता है, लिखिएगा यह धमनियों के समानांतर एक नया रास्ता बना लेता है, जिससे कि धमनियों के समानांतर एक नया रास्ता बना लेता है जिससे कि रक्त का प्रवाह हो सके, 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 जिससे कि रक्त का प्रवाह हो सके। लिखो लिखो, हल्ला मत करो। जिससे कि रक्त का प्रवाह हो सके। नीचे नोट डाल दीजिएगा। ये दो देख रहे हैं, स्फेनस देख रहे हैं,
और दूसरा क्या है? रेडियल। लिखिएगा स्फेनस वेन्स, लिखिएगा नोट में, स्फेनस वेन्स फ्रॉम लेग, स्फेनस वेन्स फ्रॉम लेग, स्फेनस वेन्स फ्रॉम लेग एंड रेडियल आर्टरीज, and radial 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 arteries from hand, sphenous veins from leg and radial arteries from hand are used in heart bypass surgery, are used in heart bypass surgery, are used in heart bypass surgery। नीचे नोट में हिंदी में लिखेगा स्फेनस सिरा, पैर की स्फेनस सिरा। हाँ जी, अच्छा ये दिख रहा है, पैर की स्फेनस सिरा, पैर की, हिंदी में लिखिएगा पैर की स्फेनस सिरा, पैर की स्फेनस सिरा तथा हाथ की रेडियल धमनी, तथा हाथ की रेडियल धमनी का उपयोग, पैर की स्फेनस सिरा और हाथ की रेडियल धमनी का उपयोग करके बाईपास सर्जरी की जाती है। हाथ की रेडियल धमनी का उपयोग करके बाईपास सर्जरी की जाती है। हाथ की रेडियल धमनी का उपयोग करके बाईपास सर्जरी की जाती है। बाईपास सर्जरी की जाती है। वहां पर एक बात लिख देना ब्रैकेट में कि सेम पेशेंट है ना, उसी मरीज की होती है। ये बात ध्यान में रख लेना कि ये जो रेडियल और स्फेनस है किसकी होंगी? पेशेंट की होंगी। तो लिख देना कि सेम एज पेशेंट या मरीज की ही होती हैं। हो गया ना। अब और जीने की चाहत है, मान लो कि बाईपास सफल नहीं हुआ तो क्या कर देंगे हम? आर्टिफिशियल हार्ट लगा देंगे। लिखिएगा हेडिंग कृत्रिम हृदय या आर्टिफिशियल हार्ट। समीर अनवर कह रहे हैं कि प्लीज डिटेल बताइए डीएसए का। हाँ, तुमको हम वहीं एमबीबीएस न बना दें? हद कर दियो महाराज। अगर मैं डीएसए नहीं बताता तो कोई पूछता मुझसे? नहीं पूछता। भैया आप एमबीबीएस थोड़ी हो, डॉक्टरी ऑपरेशन करना किसी का, बीपीएससी की एग्जाम देना है। चलिए लिखिएगा आर्टिफिशियल हार्ट या कृत्रिम हृदय। इसका इस्तेमाल तब होगा जब बाईपास सर्जरी फेल हो जाती। लिखिएगा बाईपास सर्जरी सक्सेस ना होने पर, लिखिएगा बाईपास सर्जरी सक्सेस ना होने पर, व्हेन हार्ट बाईपास सर्जरी, व्हेन हार्ट बाईपास सर्जरी इज नॉट सक्सेसफुल, हृदय की बाईपास सर्जरी सक्सेस ना होने पर, हृदय की बाईपास सर्जरी सक्सेस ना होने पर, हृदय की बाईपास सर्जरी सक्सेस ना होने पर, व्हेन बाईपास सर्जरी इज नॉट सक्सेसफुल, तब कृत्रिम हृदय का, लिखिएगा तब कृत्रिम हृदय का उपयोग किया जाता है। तब कृत्रिम हृदय का उपयोग किया जाता है। लिखिएगा आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट। लिखिएगा तब कृत्रिम हृदय का उपयोग किया जाता है, या ब्रैकेट कर देना आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट बिकेम नेसेसरी। आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट बिकेम नेसेसरी, है ना। तो क्या लिखा? सर आ रहे हैं क्या? हाँ बुला लीजिए। लिखिएगा आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट बिकेम नेसेसरी। ठीक है, तो खान सर आ रहे हैं, आप खड़े हो जाइए। आइए सर, नमस्ते सर। ये प्लास्टिक का दिल पड़ा दिए सर। हाँ हाँ, अब वो ये दिल टूटेगा अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। ऑनलाइन में क्या हो गया जी? लाइव में है कि नहीं है? क्या? अच्छा ठीक है, चलिए लाइव सब लोग हैं। बैठिए, मोबाइल वोबाइल रखो लो, कोई दिक्कत हो आप लोग को? हम जब पूछे कोई दिक्कत तो मतलब और केवल हम पढ़ाई से रिलेटेड पूछते हैं। बाकी गर्मी के दिन में गर्मी नहीं लगेगा, ठंडी के दिन में ठंडी ना लगे,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो फिर मतलब क्या है मौसम का? हाँ, अब तुम कहोगे गर्मी में गर्मी ना लगे, मछली में कांटा ना हो, लड़की का बाल ना हो, तो इससे मतलब है? तो कोई बात है? ये बताओ, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगा तो ठंडी में लगेगा? हम एक चीज ध्यान से समझना कि हमको बस मेन चीज से फोकस होता है। आपको पढ़ाई से दिक्कत, क्वालिटी में कमी, ऐसा कुछ समस्या, कोई समस्या तब नहीं है। जब इसमें नहीं है सर, तो फिर ये सब चीजें तो जीवन में आते रहते रहता है, सुख दुख। यहाँ पे कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी कुछ रहते रहेगा। यहाँ पे एसी लगा है ना, चले ना लगे वो अलग बात है। लगा है कि नहीं लगा है? हाँ, अच्छा, यहाँ पे इंजन को तो चालू रहना ही पड़ेगा ना। तो टीचर को तो इंजन है ना। अब मान के चलिए वहां गड़बड़ हो गया, कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, तो पढ़ाने का इधर पढ़ा देगा आदमी उधर। पहले हम ना, हाँ हो जाता है कभी कभी, लाइव वाले लोग को पहले कुछ सूचना दे देते हैं, उसके बाद आप लोग की समस्या के लिए। क्योंकि ना रीजन क्या था कि बड़ा कंजम्पशन की वजह से ट्रांसफार्मर लेना होता है, और ट्रांसफार्मर का लगाने का प्रोसेस बड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा पहले लाइव ऑनलाइन वाले लोग की समस्या सुलझा दे, फिर ऑनलाइन लोगों की विदाई कर दे। उसके बाद आप लोग की जो समस्या रहती है, ऑनलाइन वाले सब बोर होंगे, सब कहेंगे दूर जितने एसी में पढ़ता है, सब एसी में पढ़ता है। हाँ, अपने घर में उन लोग का पर्सनल एसी है। गांव में आज भी बगीचा के आगे एसी फेल है जी। एसी बहुत बड़ा, मतलब क्या है ना कि उतना नहीं है, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा क्लाइमेट के हिसाब से रहता है तो अच्छा रहता है। बट उसके लिए भी जो प्रोसेस है उसको तो फॉलो करना पड़ता है। और मोनोपोली जब भी होगी, तो आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा, तो सामने आपको झेलना पड़ेगा। बिजली विभाग का मोनोपोली है, ना देंगे हम बिजली, क्या करेंगे? हाँ, हमारे रहते हुए आपने कभी करप्शन का जाल नहीं देखा है। जिस दिन करप्शन देख लीजिएगा ना, एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, सरकारी विभाग में को करप्शन दूर का मतलब, जहां जहां सरकारी विभाग है वहां हो ही नहीं सकता है कि करप्शन फ्री हो। आर्मी एक्सेप्शन में रखिए, आर्मी क्या है, एक्सेप्शन है वहां पे। आर्मी वहां वो शुरू से डिसिप्लिन्ड है आर्मी, बाकी चीजें तो सब चलते रहती है। चलिए, तो हम लोग कुछ सूचना देख लेते हैं आप लोग के लिए। जो 70 बीपीएससी वाले हैं, सर हम इधर आ जाते हैं। जो 70 बीपीएससी वाले हैं, आप में सब के सब 70 वाले हैं। समझा कि आप में बहुत सारे लोग 2 वजह से 71 में जाएंगे। किसी का रिजल्ट नहीं आया होगा ग्रेजुएशन की वजह से, तो उनको 71 देना पड़ेगा। अब कुछ गधे मजाक कर दिए हैं पढ़ाई में, जिस वजह से वो अभी से मान लेंगे कि हमारा शायद 70 ना हो। सीरियस बच्चे, उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। 24 टेस्ट होंगे आपके कंप्लीट बीपीएससी पैटर्न पर। उस टेस्ट में अगर आप कट ऑफ के पास पहुंच जाते हैं लगभग 90-95, तो श्योर समझिएगा कि एग्जाम वाले में आप पहुंच जाएंगे। क्योंकि उससे आपका एग्जाम में 10 नंबर ज्यादा ही आने वाला है, 10 क्वेश्चन ज्यादा ही सही हो जाएंगे, ताकि आप लोग को हैबिट हो सके, एग्जाम का जो डर होता है उसको निकाला जा सके। इस टेस्ट में 2 तरह के टेस्ट होंगे। पहले हर एक सब्जेक्ट का एक एक टेस्ट हो जाएगा। जैसे हिस्ट्री का तो उसमें केवल कंप्लीट हिस्ट्री होगा, पॉलिटी का कंप्लीट, तो हर सब्जेक्ट का एक कंप्लीट टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद बाकी आपका फुल लेंथ टेस्ट, जैसे बीपीएससी होता है 150 क्वेश्चन का, एज इट इज उसी पैटर्न पे आपका टेस्ट होगा। वैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, बाइलिंगुअल क्वेश्चन मिलेगा, इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा। कभी इंग्लिश में दिक्कत हुआ तो हिंदी वाले में देख लीजिए, हिंदी में हुआ तो इंग्लिश से सपोर्ट ले लीजिए। तो एज इट इज उससे होगा, ताकि आपको एग्जाम का डर खत्म हो सके और उसको प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, उसके क्योंकि आपका सिलेबस तब तक खत्म हो जाएगा, तो उसकी डिस्कशन की जरूरत नहीं है टीचर के थ्रू। तो लेकिन उसका आपका लगभग 70-80 पेज का एक डिटेल डिस्कशन पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, ताकि आप उसको और अच्छे से देख सके। जैसे आप सर पढ़ा दिए अभी हार्ट का टॉपिक, तो अब आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन टेस्ट में हार्ट का आया, तो आप अपने मटेरियल से देखिए, अब तो सर पढ़ाई दिए हैं। समझा कि नहीं? डिस्कशन तब होता है कि जब वो सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, तब बताना पड़ता है। तो पीडीएफ फॉर्म में आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन खत्म होने के बाद क्या आ जाएगा, उसका डिस्कशन आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे अपने से देंगे, आपको सेल्फ डिसिप्लिन देना रहना पड़ेगा ऑनलाइन में। बाकी ऑनलाइन में कितना मार्क्स हाईएस्ट गया वो बता दिया जाएगा, और आप लोग का ऑफलाइन में कितना गया वो बता दिया जाएगा। इसमें 24 टेस्ट हैं, और हर टेस्ट का टाइमिंग फिक्स है। कुछ एनसीईआरटी पैटर्न पे होंगे, कुछ इसमें मुसल्लापुर हाट पे भी ब्रांच पे भी है, बोरिंग रोड ब्रांच पे भी है। सुबह 9 से 11 होगा। कब से स्टार्ट है? 16 मई से, 16 नहीं 26 मई से। 16 दिख रहा था हमको, गर्मी लगने को ऐसा देखो। लेकिन आप लोग सुधार दिए कि नहीं सुधार दिए?
चलिए उसका भी समस्या भी खत्म हो जाएगा। पहले ये ना ऑनलाइन वाले लोग को सारी सूचना बता दे, फिर ऑनलाइन वाले लोग, इन लोग का कुछ दुख समस्या, इन लोग का तो अलग लेवल का दुख होता है। समझ में गए? ये तुम लोग जो चिरकुट देने वाला जमाना, ये 5G नेटवर्क के जमाने में सर अभी भी कबूतर जाए वाला खत लेके घूमता है सर। हाँ, हम इसको नहीं पढ़ते हैं लेकिन रख देते हैं सर। जानते हैं सर, एक चीज हम देखे हैं, अगर आप किसी का दुख सुनाइएगा ना तो डेली बैठ जाएगा अपन दुख सुनाने के लिए। आप देखिएगा कोरोना का जब समय आया था ना, तो छोट मोट बीमारी ऐसे भाग गया था। हर एक अस्पताल में सर लाइन लगी रहती थी, लेकिन कोरोना के टाइम पे खाली। ये छोटा मोटा जो बीमारी थी ना, आदमी अपने से ठीक कर लेता, और बीमारी लग जी तो हो। तो अगर सुनिएगा ना तो दुखे खत्म नहीं होगा। बहुत समस्या हो, दिक्कत हो रहा है, बताओ, हर जगह समस्या रहेगा। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा था, संसार दुखों से भरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, और कारण इच्छा, और इच्छा पर काबू पाया सकता है, नहीं पाया जा सकता। अतः आप सब लोग को कौन सा मार्ग अपनाया? अष्टांगिक मार्ग। क्या फायदा आप लोग को पढ़ा के? भूल गए आप लोग, अप्लाई नहीं किए? नहीं अप्लाई किए कि नहीं किए? तो आप बताओ, एसी चलना चाहिए कि बंद हो जाना चाहिए? बंद हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग लेके चलिए आप लोग। तो एक आपका ये टेस्ट वाला सूचना हो गया यहाँ पे, और इस टेस्ट में ना आपको पूरा डेट बाय डेट सारी चीजें। अच्छा, ये तो हार्ट वगैरह वाला चीज है, स्टंट वगैरह लगा दिए सर इसमें, तो हार्ट वगैरह है। आप लोग को ये सब की जरूरत नहीं पड़े, बस किताबें में जरूरत पड़े तो ठीक है, वरना जब ये रियल में जरूरत पड़ता है ना, तब समझ में आएगा कि मेडिकल में वहां पर इक्विपमेंट कितने महंगे हो जाते हैं सब। ये जितनी सर्जरी वगैरह की चीजें आती हैं महंगी, इतनी मशीनें महंगी आती हैं। कुछ कुछ ऐसी ऐसी मशीनें 16-16 करोड़ की मशीन है, अब जिसका रेडिएशन है, या फिर आपका MRI है 8 करोड़ की। क्योंकि हम लोग उस पर सेल्फ डिपेंडेंट है नहीं, अब विदेश से लेके आते हैं हम लोग यहाँ पे, महंगा पड़ता है यहाँ पे, तो इसकी वजह से मेडिकल चीजें क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो ये सब चीजें जब भारत आत्मनिर्भर हो जाती है, चीजें सस्ती होंगी। अब आपको क्या लगता है, कोई MRI वाला बेचारा 8 करोड़ की मशीन लगाया होगा, तो आपका 200 का MRI करके देगा? 10,000 12,000 लेगा ही लेगा। उसमें डॉक्टर का कट अलग है, 50%। हाँ, रिफर्ड बाई यमराज दूत। तो ये टेस्ट सीरीज समझ में आ गया। इसका पूरा प्रॉपर आपको जब इसमें एडमिशन लेंगे, आप ऑनलाइन ले सकते हैं या ऑफलाइन ले सकते हैं। बेटर होगा ऑनलाइन वाले ऑनलाइन ले ले, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन ले ले। स्टैंडर्ड पूरा BPSC का रहेगा, बाकी चीजों में क्वालिटी वही रहेगी। बहुत जेन्युइन एक फील लगता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में एक काफी ज्यादा कॉस्ट आते हैं, क्योंकि हम लोग भी क्वेश्चन उसी पैटर्न से बनवाते हैं जैसे UPSC और BPSC बनवाती है, खुद इन हाउस नहीं बनवाते हैं। हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए दे देते हैं कि आप लोग से क्वेश्चन अलग अलग सिटीज में बनते हैं। उसके बाद संस्था का एक बैंक है, क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, उसमें क्वेश्चन आके डिपॉजिट हो जाते हैं, उससे सेट बनते हैं, उस सेट से कोई एक सेट उठा के दे दिया जाता है। यहाँ पे समझ में आ गई नहीं गया? ताकि क्वेश्चन लीक ना हो सके। फाइनल के लिए 4 सेट आता है, उसमें से कोई एक सेट जा सकता है। अब पता नहीं कैसे BPSC करती है कि उसका लीक हो जाता है। इस बार तो BPSC टीचर वालों में विचित्र कांड हो गया। बच्चे अपना एडमिट कार्ड निकाल रहे थे, उसमें से उसका आंसर शीट निकल रहा है। उसको समझ में नहीं आया, इसको लीक कहा जाए कि लीकेज कहा जाए कि क्या कहा जाए, उसका विचित्र चीज था वहां पे। तो टेस्ट सीरीज वाला समझ में आ गया आप लोगों को। अब दूसरा सूचना समझिए, एक तो टेस्ट सीरीज हो गया, हाँ बाबू अलग से लेना पड़ेगा, अलग से टेस्ट भी तो हो रहा है। अरे बैकग्राउंड कर दिए लोग जी इसको, वाह अरे बाबू वाह, और खतरनाक किया लोग। हाँ सर ये ठीक किए हैं, यहाँ पे काला बैकग्राउंड नहीं किए हैं, हम दिखते ही नहीं। काला बैकग्राउंड में हम दिखेंगे जी, सर तो दिख जाएंगे। कल हमको बोरिंग मुसल्लापुर वाले ब्रांच पे हम कहें कि सर तो स्क्रीन चेंज करते हैं, तो काला लगा दिए, अब हम दिख ही नहीं रहते। लेकिन चलिए अब देखिए, BPSC का जो न्यू बैच है, BPSC जो इसका न्यू बैच है, ये आएगा आपको 25 जून। 25 जून, ठीक है? कितने जून को? 25 जून को। ऑनलाइन वाले देख लेंगे लोग यहाँ पे। 25 जून को आपको क्या आएगा? न्यू बैच है यहाँ पे। 27 है यहाँ पे, 27 है, अच्छा 27 है, हाँ एक दिन आगे पीछे रहता है, वहां पे 25 जून है, ठीक है? तो दोनों दिन एक ही साथ नहीं हो सकता ना। और UPSC
ये भी 27 जून, हाँ ऑफलाइन। तो जो आप में यूपीएससी के लिए होंगे, आपके भैया भाभी लोग जो भी हैं उन लोग को इन्फॉर्म कर देंगे कि यूपीएससी वाला 27 जून और बीपीएससी न्यू बैच 27 जून। इस मामले में क्या होगा कि आपका इंग्लिश मीडियम को हम लोग सोचते हैं कि सेपरेट ही हटा दें। समझ में आ गया कि नहीं गया? सेपरेट ही कर दिया जाए सर इंग्लिश मीडियम, और हिंदी मीडियम क्या कर देंगे लोग, सेपरेट हो जाएगा। हालांकि बाइलिंगुअल में आप लोग को कोई दिक्कत होता है? बैच थोड़ा स्लो हो जाता है, अब मेंस में हो जाएगा थोड़ा सा अटपटा टाइप का यहाँ पे। हालांकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों में एक अच्छाई ये होती है कि वो पढ़ाई के प्रति ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। डिसिप्लिन हर जगह होती है, लेकिन पढ़ाई के प्रति डिसिप्लिन का मतलब अगर हमने उनसे कह दिया ना कि आप ये वाले टॉपिक देख कर आइएगा, पढ़ के आइएगा, तो हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं, वो लड़का हो या लड़की उसको पढ़ के देख के रिविजन करके आएगा। और हिंदी मीडियम को अगर बोल देना तो क्लास 1 सीढ़िया पे चढ़ेगा तब याद जा भुला गिलो, तो पढ़े को रोलो, भुला जाता है यहाँ पे, समझेंगे? और उस सबको रहेगा टाइफाइड, अब बोलेगा डेंगू। मतलब समझो, यूपीएससी वाले फेल होते हैं पीटी में, अब कहते हैं हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं हो रहा है। अरे फेल हो रहे भैया पीटी में, मेंस में कहां हो रहा है? जितना पीटी निकाल रहा है वो अच्छा खासा मेंस में निकाल ले जाता है। तो यूपीएससी में हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं गड़बड़ है, ये हिंदी मीडियमों का रिजल्ट गड़बड़ है पीटी में। क्योंकि जब वो तैयारी करने जाता है ना यूपीएससी का, तो सोचता है इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, इंटरव्यू में क्या पहनना चाहिए, कितनी सीढ़ियां चढ़े थे यार। अरे सामने तुम्हारा क्या है, पीटी है ना, वो पीटी छोड़ के सब कुछ करेगा, इंटरव्यू करेगा। आंसर राइटिंग चालू कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऑप्शनल क्या लेना चाहिए। ग्रेजुएशन में फिजिक्स था, ऑप्शनल में ज्योग्राफी ले ले, इसी सब में पगलाइल रहेगा यहाँ पे। मतलब जो काम है उसको छोड़ के वो सब करेगा। यही वजह है कि आप कभी इंग्लिश मीडियम वालों को देखिएगा, उनसे आप एक्स्ट्रा पूछ दीजिएगा ना, तो हो सके कि ना बता पाए, लेकिन जो मेन कोर सब्जेक्ट है उससे पूछेगा टू द पॉइंट बताते हैं। और आप लोग जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हो सके तो कोर ना बता पाए, लेकिन एक्स्ट्रा तो पूरा बता देंगे आप लोग, इतना तो पूरा गारंटी है। आप नहीं, एक्स्ट्रा में मत पूछिए, यहाँ पे सॉलिड चाहिए होता है, समझ में आएगी नहीं? पेपर वर्क का जो सॉलिड वाला वो गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। तो अपने आप में सुधार करते रहिए, ये हमेशा सुधार की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो समझ में आ गया यूपीएससी बीपीएससी की सूचना वगैरह, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब ऑनलाइन वाले लोग को आंसर राइटिंग के लिए बुक आया है कि नहीं सर? हाँ ये है क्या, ये आंसर राइटिंग के लिए आप लोग के लिए ना मोटी बुक ना ले आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि आप लोग ना आंसर राइटिंग करके लिख के तो दिखाते हैं आप लोग, ठीक है, अच्छा लिखते हैं, हमारे पास सूचना रहती है चीजों की। कुछ बच्चे ऐसे मनमौजी लिख देते हैं, कोई चिरकुट पे लिख के दे रहा है, कोई किसी चीज पे लिख के दे रहा है। कई बार आपके आंसर बहुत बेहतर होते हैं, आप उसे अपने रियल एग्जाम में ही यूज कर सकते हैं, तो उसका रिकॉर्ड आपके पास रहना चाहिए। तो ऑफिस से इसे परचेज कर लेंगे लोग, नॉर्मल कॉपी है ये। इसमें जैसे यूपी बीपीएससी में लाइन खींचा रहा वैसे ही रहता है, हल्का पतला रहने की वजह है ताकि आप इसमें 20-25 आंसर लिख लीजिएगा, 10-15 आंसर, ताकि आपका रिकॉर्ड में रहेगा, यहाँ पे भर जाएगा, एक दूसरा ले लीजिएगा यहाँ पे। समझ में आएगी नहीं आ गया? कॉपी वहां भी बाहर भी खरीदते ही है यहाँ पे, इसमें क्या है, यूनिफॉर्मिटी रहेगी आपकी, और कॉपी चेक करने में भी थोड़ा डिसिप्लिन वे में आप लोग रहेंगे। ऊपर नाम हम लिख दीजिएगा अपना, एक भरेगा तो दूसरा नहीं। तो कोई बच्चे इतना मोटा मोटा रख लेते थे, अब मोटा जमा करने पे क्या होता है, 100 कॉपी जमा हो गया ना तो जेसीबी बुलाना पड़ेगा। इतना मोटका मोटका तुम लोग तो खरीद लोगे बाबू। सोचो जब 100 कॉपी जमा हो जाएगा तो फिर रैंडम इधर उधर हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर बिना मतलब की चीजें आ जाएगी इसमें। समझ आ गया कि नहीं आ गया? परचेज करना पड़ेगा बिल्कुल बाबू। देखो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि एजुकेशन सस्ता होना चाहिए, लेकिन फ्री हो जाएगा तो मजाक बना देंगे आप। एजुकेशन शुड बी अफोर्डेबल, समझा गया? नहीं तो फ्री हो गया तो सरकारी स्कूल का मिड डे मील बना देंगे। एकदम मिनिमम फी में मैक्सिमम क्वालिटी होनी चाहिए, बट फ्री वाले में ना आप सब मजाक बना देंगे, नहीं बना देंगे। अभी हम ये कह दें कि आके बीपीएससी की क्लास कर लो, आप डिस्टर्ब हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे आप। यहाँ पे पढ़ने नहीं देगा, समझो। वहां पे आप अगर कह दीजिए कि 1 रुपया में फ्लाइट टिकट, तो जहाज को लॉस 1 रुपया के फ्लाइट से नहीं होगा, जिस कैटेगरी के लोग पहुंचेंगे ना वहां पे तंबाकू पान माद हवा फ्लाइट वही, क्योंकि फ्लाइटें सब एक ही जैसी होती हैं, सब तो दिखती है कि जैसे। अगर एयर इंडिया है तो एयर इंडिया की जितनी जहाजें रहेगी सब एक जैसी दिखेगी, इंडिगो है तो इंडिगो की। आप अपने बे पे खड़े रहिए, आपको कहां ले, कहीं घुस जाएगा।
समझ रहे हैं? आप अगर पेमेंट देके रखेंगे तो टाइम से पहुंचेंगे। उसमें क्या है, कैंसिल मत करो, 1 रुपया तो कोई लो, शीशा नहीं खोला है खोलो इसको। तो सब चीजें आगे बढ़े। डॉक्टर के पर्ची उर्ची पे आंसर राइटिंग लिखेंगे, चेक ही नहीं होगा, मजाक नहीं बनाइएगा। वो कोचिंग का प्रचार वाला देता ना, हमारे यहाँ पढ़िए सीधे राष्ट्रपति बनिए, तो वो सब अरे एक से एक प्रचार करता है कोचिंग वाला, देखिएगा ना यहाँ पे सब। हाँ, नीचे बात जाता है यहाँ पे। एक एक टीचर आए, उनको पकड़ ले गया इंक्वायरी ले जाने के लिए हमारे यहाँ कोचिंग चलता है बीपीएससी, और वो खींचे जा रहे हैं वहां पे, बाद में टीचर है हम तो छोड़ दिया वहां पे। तो पता चला वो जितने बंदों को लेके जाएगा उसका 200-250 रुपया उसको मिलेगा। आपको पकड़ के अगर लेके चला गया कि इसको इंक्वायरी दीजिए, तो लिख देगा कि हाँ एक आदमी को लाया 150 रुपया 200 रुपया, इस टाइप से उसको कमीशन होता है, घिंच घिंच के ले जाता है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं गया यहाँ पे? हाँ? नीचे आपका छुट्टी होगा, देखिए ना, पकड़ पकड़ ले जाएगा सर। वो सबसे कुछ होने वाला है, वहां जाके कहिएगा कि हम ही पढ़ा देंगे तुम लोग को, आप लोग को बराबरी कर पाएगा लोग जी तो समझ में आ गया आप लोग को? ऑनलाइन वाले लोग इस कॉपी को आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मेट ऑनलाइन में अवेलेबल कर देंगे, प्रिंट आउट कर देंगे। देखिए ऑनलाइन वाले बच्चों को थोड़ा सा खुद में डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि टेस्ट है तो ईमानदारी से टेस्ट दीजिए, आंसर राइटिंग है तो आंसर राइटिंग कीजिए, क्योंकि हर चीजों को टेक्नोलॉजी कभी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, अफोर्डेबल बना सकता है। 100% कैसे रिप्लेस कर पाएंगे? लेकिन हाँ इतना है कि जो लोग का सपना हुआ करता था, वो कभी, आपको बता रहे हैं ना कि केजीएस को हटा के देखिएगा ना, ये सपना देखना लोग छोड़ देंगे कि 4,000 4,500 में बीपीएससी का टॉप पढ़ाई कर सकते हैं। पॉसिबल नहीं है। अरे एगो साइंस पढ़ के दिखाओ, तुम जितना फीस दिए उतना में यहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगे ले यहाँ पे। तो एफोर्डेबिलिटी आपको बहुत मायने रखती है, तो ऑनलाइन ने इसमें बहुत सुविधा दिया है। समझ आ गया कि नहीं गया? अब आप लोग का ये वाली सूचनाएं हो गई। ऑनलाइन वाले लोग, अब कुछ सूचना, 2-4 सूचना जो केवल ऑफलाइन वाले बच्चों का, ये सब का बिजली उजली उड़ गया है, शॉर्ट सर्किट दिमाग का हो गया। सर ये आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे दे दीजिए, हम काहे को अमेजोन को देंगे? अमेजोन वह कहता है कि हम अकेले 30 रुपया लेंगे, काहे? हम अपन बनाएंगे, हमारा अपन अमेजोन रहेगा, स्टूडेंट का अपना रहेगा, काहे देंगे हम ओकरा? 30 रुपया हम आप लोग को कम कर देंगे, आप एक और कोई किताब पढ़ लीजिएगा, काहे देंगे हम दूसर क्यों सर? अगर हम कहीं से आपके काम आ सकते हैं तो आपका थोड़ा सा डिले होगा हमको बनाने में, अपन बनाएगा आदमी, उनको देंगे पैसा, लेके जाएंगे अमेरिका का विकास करेंगे। जी कभी ना होने देंगे ऐसा हम लोग अपना। अरे बिहार का विकास हम आर्थिक रूप से नहीं कर सकते। सपोज कीजिए कि 30 रुपया उसको दिए, उसका आप बचेगा तो कोई दूसरा किताब खरीद लीजिएगा जी, किसी की मदद कर दीजिएगा, हम ओकरा काहे देंगे? हाँ, हम लोग का जो कॉस्टिंग आती है उसमें, जो भी हम लोग का जो पूरी कॉस्टिंग आती है उसमें कुछ बढ़ा देते हैं बस, बाकी कोई चीज ऐसा नहीं है की जाती। समझ में आ गया? सर जल्दी बनाइए। आपको क्या लग रहा है, हम अगर कोई चीज बोल रहे हैं इसमें, उसके बारे में हम 90% काम कंप्लीट कर चुके हैं, उससे पहले तो हम बोलते ही नहीं है यार। मतलब समझ रहे हैं? अगर हमने कुछ बोल दिया कि हम ये सोच रहे हैं, तो समझ जाइएगा वो हम कंप्लीट कर चुके हैं लगभग 90%। उसको थोड़ा चीज में क्या करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग भी जब अधिकारी बनिएगा, आप में कोई डीएसपी बने, कोई एसडीएम बने, अगर किसी को छापा मारने जा रहे हैं तो उसको कहिएगा आप पे हम नजर बनाए हुए हैं, मतलब उसका पूरा फाइल रेडी है, उसको कल नजर बना तब तक उठा लीजिए। तो चीजें ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हुआ? बिल्कुल होगा बाबू। एग्जाम हो गया क्या? बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपका एग्जाम, अभी आपका एग्जाम सितंबर लास्ट में है, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 मंथ है जी। कैसा पागल वाला सवाल पूछते हो लोग। टेस्ट सीरीज तो आपके हैबिट के लिए है। आपको क्या लगता है टेस्ट सीरीज में से आपका क्वेश्चन उसमें आएगा डायरेक्ट? आपको क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आपका जो सब्जेक्ट नहीं आया है वो उसका क्वेश्चन ना बने तो आप कह सकते हैं कि हम नहीं पढ़े हैं, उसका क्वेश्चन नहीं बना है। लेकिन जो पढ़ लिए, जैसे साइंस पढ़ रहे हैं,
हिस्ट्री चल रहा है आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, उसका छूट जाए। हाँ, इकोनॉमिक्स इससे पहले वाले में हो गया, इसमें नहीं हुआ है यहाँ पे। उसका जो हो गया है उससे नहीं छूटना चाहिए। आपको जो एग्जाम की एक फोबिया है जो मेंटेन करना है, वो सब तो एक लाइन अप हो जाएगा ना, बस वही चीज ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले लोग, अब बाकी और कोई सूचना आप लोग के लिए नहीं था, अब कुछ सूचना ऑफलाइन वालों के लिए, तब ऑनलाइन वाले लोग को हम लोग विदा करते हैं।